इधर आपको वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। मैं आज 20 से 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। मेरा ये सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। गुजरात में स्थापित होगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। ये कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने जा रहा है। यह प्लांट किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये प्लांट वेदांता कंपनी भारत की जो है और एक ताइवान की सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है जिसका नाम फॉक्सकॉन है। इनका ज्वाइंट वेंचर इन्होंने बनाया है और ये दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर गुजरात के धोलेरा में बनाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनने जा रहा है, तो वो गुजरात के धोलेरा में बनने जा रहा है। और कौन किनके किनके ज्वाइंट वेंचर के द्वारा बनने जा रहा है? तो वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन है। अब गुजरात के कुछ और फैक्ट देखते हैं। तो नारायण सरोवर सेंचुरी एक जो कच्छ में स्थापित है, किसके लिए फेमस है? चिंकारा के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि नारायण सरोवर सेंचुरी ये किसके लिए फेमस है? तो ये चिंकारा के लिए फेमस है। कहाँ है? तो कच्छ में है। अहमदाबाद सिटी की खोज किसने की थी? तो अहमद प्रथम ने की थी। और कब की थी? तो 1411 में की थी। तो हमें ध्यान रखना है कि अहमदाबाद सिटी को किसने खोजा था? तो अहमद प्रथम। और कब खोजा था? तो 1411 में। मध्य प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट है, उनका नाम अलीराजपुर और झाबुआ है, जो कि गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट हैं जो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो कौन से हैं? अलीराजपुर और झाबुआ। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मालवा प्लेटू अगर क्वेश्चन आ जाए कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो हमें टिक करना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? तो वो नर्मदा नदी पे है। तो ये भी फैक्ट हमें ध्यान रखना है। सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। ये किसके लिए फेमस है? तो एशियाटिक शेर या बब्बर शेरों के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है। तो हमें ध्यान रखना है गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। तो 65 में हुई थी। लोथल एक गुजरात का एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर है। यहाँ बड़े बड़े डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी पाई गई थी। एक ये लोथल जो है एक बंदरगाहों वाला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो लोथल से रिलेटेड एक फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ क्या क्या मिला था। तो यहाँ मिला था डॉकयार्ड या बड़े बड़े डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी। और ये इसकी खोज कहाँ हुई? तो गुजरात में हुई है। और ये कैसा शहर था? तो ये बंदरगाहों वाला शहर था। फिर आजादी के बाद सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर खोजे गए हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? तो वो गुजरात में खोजे गए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि आजादी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा जो शहर खोजे गए हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? तो वो गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी वो भी गुजरात के सूरत में बनाई थी। तो हमें भी ध्यान रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? तो गुजरात के सूरत में। तो नारायण सरोवर सेंचुरी कच्छ में है, किसके लिए फेमस है? चिंकारा के लिए। अहमदाबाद सिटी किसने खोज की थी? अहमद प्रथम ने। कब खोज की थी? 1411 में। दो डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश के गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो अलीराजपुर और झाबुआ है। मालवा प्लेटू कहाँ कहाँ फैला हुआ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सरदार सरोवर डैम किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कब बना था? तो 1965 में बना था। और ये किसके लिए फेमस है? तो ये बब्बर शेरों या एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है। लोथल लोथल जो कि गुजरात का एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित शहर है, जो कि एक बंदरगाह वाला शहर था। और यहाँ क्या खोजा गया है? बड़े बड़े डॉकयार्ड की खोज हुई है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला फैक्ट्री अपना कहाँ बनाया था? तो सूरत में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लद्दाख में 13,862 फीट की ऊंचाई पर अभी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है। इस हाफ मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। ये लद्दाख में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल है। तो हमें ध्यान रखना है कि लद्दाख में एक लेक है पैगोंग त्सो लेक। इसके फ्रोजन अवस्था में मैराथन का आयोजन किया गया। इस फ्रोजन लेक मैराथन को पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ आयोजन हुआ है अभी? तो वो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? दो डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख लद्दाख यूनियन टेरिटरी कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 में बना था। लद्दाख के पहले गवर्नर कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर थे। यूनियन टेरिटरी है। तो लद्दाख भारत की लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, हमें ये भी ध्यान रखना है। इसको कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया ही बोलते हैं। तो कारगिल वार कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। कारगिल विजय दिवस हम इसी याद में मनाते हैं जो जिसको हम 26 जुलाई को जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। और कारगिल वार कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। लद्दाख की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है?
तो साल्टोरो कांगरी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि लद्दाख का हाईएस्ट जो पीक कौन सा है, तो साल्टोरो कांगरी है। लद्दाख की 2 राजधानियां हैं, एक है लेह जिसको समर कैपिटल बोलते हैं, समर राजधानी बोलते हैं, और दूसरा है कारगिल जिसको विंटर कैपिटल बोलते हैं। लद्दाख में एयरपोर्ट है जिसका नाम कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आया कि कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट कहाँ है, तो हम टिक करेंगे लद्दाख में है। और लद्दाख के पहले गवर्नर कौन थे? राधा कृष्ण माथुर जी थे। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। लद्दाख की स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। फर्स्ट लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया है लद्दाख। कारगिल वार कब हुआ था? तो 1999 हुआ था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। हाईएस्ट माउंटेन लद्दाख में कौन सा है, या हाईएस्ट पीक इन लद्दाख कौन सा है? तो साल्टोरो कांगरी है। कैपिटल ऑफ लद्दाख कौन सी है? 2 कैपिटल है, एक लेह है, एक कारगिल है। लेह समर कैपिटल है, कारगिल विंटर कैपिटल है। यहाँ का एयरपोर्ट कुशोक बाकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। तो पूर्व आईएएस ऑफिसर वीवीआर सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वह परमेश्वरम अय्यर की जगह लेंगे। तो हम नीति आयोग से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक होता है भारत सरकार का। इसने योजना आयोग की जगह ली है। तो इससे पहले भारत में योजना आयोग था, उसकी जगह पे अब नीति आयोग बना है। इसका कार्य क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास करना, और एक टू इनहेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन कंट्री, यानी कि संघवाद को, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में संघवाद को, सहकारी संघवाद को बढ़ाना इसका कार्य होता है। तो हमें ध्यान रखना है इसका कार्य क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना, यानी कि सतत विकास को अचीव करना, सतत विकास को प्राप्त करना, और राज्य और केंद्र के बीच में एक को बढ़ाना। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो हमें ध्यान रखना है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अभी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो नरेंद्र मोदी जी थे, और अभी भी इसके प्रेसिडेंट जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। इसके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अरविंद पनगड़िया जी थे। वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है? तो पीएम करते हैं। तो हमें ध्यान रखना नीति आयोग में जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको कौन नियुक्त करेगा? तो उसको पीएम नियुक्त करेगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क देखते हैं, यानी कि इसके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन कितने लोग होते हैं। तो एक वाइस चेयरमैन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं वो फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, यानी कि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी जो लीड कर रही है देश में, और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है या रिलेवेंट जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके जो लोग होते हैं उसको बाय डिफॉल्ट दो लोगों को वहां से नीति आयोग में लिया जाता है। तो ये नीति आयोग उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर में बनने जा रहा है। यहाँ दो 2 यूनिट 700 मेगावाट की स्थापित की जाएंगी, जिसमें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। यह फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में बनने जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बनने जा रहा है? तो फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित होने जा रहा है, जो हरियाणा में है। और यहाँ 700 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिसमें प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत का पहला जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है? तो वो अप्सरा है। तो हमें ध्यान रखना है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। और पहला पावर स्टेशन कौन सा है? तो वो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन पहला कौन सा? तारापुर है। और अगर रिएक्टर पूछेगा तो वो कौन सा है? तो वो अप्सरा है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है इंडिया में? सबसे बड़ा कौन सा है? कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? तो वो तमिलनाडु में है। तो हमें ध्यान रखना है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो वो तमिलनाडु में है। भारत में करंटली 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि 7 राज्यों में है। तो हमें ध्यान रखना है कि भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं? तो वो 22 है। और कितने राज्यों में है? तो 7 है। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है।
और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा है। भारत में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट करेंटली रनिंग है, जो कि 7 राज्यों में हैं। अजय बंगा को यूएस ने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप के लिए नॉमिनेट किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अगले प्रेसिडेंट हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है, तो उनका स्थान अजय बंगा जी ले सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी। किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो उस सम्मेलन के तहत हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक में कितने टोटल सदस्य हैं? तो 189 सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक का जो फुल फॉर्म है वह पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक है। वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या है? तो वह उन सरकारी क्षेत्रों को ऋण देता है जिन क्षेत्रों में जो निजी क्षेत्र के उद्यम है रुचि नहीं लेते हैं। एडम मार्करम सनराइजर हैदराबाद के कप्तान होंगे। आईपीएल के 16वें सीजन में सनराइजर हैदराबाद ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडम मार्करम को अपना नया कप्तान बनाया है। 2023 में आईपीएल में टोटल 10 टीमें होंगी। 2022 में 2 टीमों ने आईपीएल में डेब्यू किया था। ये लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस थी। गुजरात टाइटंस ने 2022 का आईपीएल भी जीता था, राजस्थान रॉयल्स को हरा के। पहला आईपीएल विनर राजस्थान रॉयल्स था। सब- सबसे ज्यादा इस बार आईपीएल में सबसे महंगा कौन बिका है? तो वो सैम करन है, उसको पंजाब किंग्स ने खरीदा है। तो हमें ध्यान रखना है कि एडम मार्करम इस बार सनराइजर हैदराबाद के कप्तान होंगे। इस बार आईपीएल में कितनी टोटल टीमें खेल रही हैं? तो वो 10 खेल रही हैं। 2022 में 2 नई टीमें आई थी, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने 2022 का आईपीएल भी जीता था राजस्थान रॉयल्स को हराकर। पहला विनर कौन था? तो वो राजस्थान रॉयल्स थी। हाईएस्ट पेड इस बार कौन सा है खिलाड़ी? तो सैम करन है पंजाब किंग्स का। और इंडियन की तरफ से कौन है? तो केएल राहुल है, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते लाए गए दक्षिण अफ्रीका से। तो हमें ध्यान रखना है कि अभी रिसेंट में जो घटना हुई है कि एमपी में के किस नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, तो वो कूनो नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, यह मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमें ध्यान रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भी है और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और यह मंडला जिले में स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर क्वेश्चन में आया तो ये पहले कहाँ? मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड क्षेत्र के पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। हमें ध्यान रखना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल जिले में फैला हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उमरिया और शहडोल जिले में। यह किसके लिए फेमस है? तो ये सफेद शेरों के लिए फेमस है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफेद शेरों के लिए फेमस है, और ये किस जिले में है? उमरिया और शहडोल में। मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। और यह किस चीज के लिए फेमस है? तो ये सफेद शेरों के लिए फेमस है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये सीधी जिले में है। तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह जिले और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो यह भी ध्यान रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के पीली छिंदवाड़ा जिले तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो ये फिजी में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा विदेश मंत्री एस शंकर द्वारा फिजी में स्थापित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। हमें ध्यान रखना है सरदार पटेल जी का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। यह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि भारत के पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया
है, यह उनकी 143वीं जयंती 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि इसके उद्घाटन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2018 को किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। ये कितने मीटर ऊंची है, तो 182 मीटर ऊंची है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 182 मीटर है। जनवरी 2020 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ ने 8 अजूबों के रूप में इसे शामिल किया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 8 विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण अभी कहाँ हुआ है, तो फिजी देश में हुआ है। किसने किया, एस जयशंकर ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ है, 31 अक्टूबर 1875 में। वह पहले गृह मंत्री प्रधानमंत्री थे। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी उन्हीं के सम्मान में बनाई गई है। उसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को हुआ है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया है।